रुकिए, एक पल के लिए रुकिए और अपने हाथ की ओर देखिए। अगर उसमें अभी पानी का गिलास है तो आप एक ऐसी चीज पकड़े हुए हैं जिसकी उम्र शायद उस सूरज से भी ज्यादा है जो आज आपके आसमान में चमका। सोचिए इस बात को। वो तारा जिसने आपको रोशनी दी, जिसने इस ग्रह को गरमाया, जिसके बिना यहाँ कुछ भी जीवित न होता, वही तारा आपके गिलास के पानी से छोटा हो सकता है। ये कोई काव्य नहीं है, ये मापी गई बात है। और आज हम इसी एक घूंट के पीछे छिपी सबसे पुरानी कहानी खोलने वाले हैं। हर बार जब आप पानी पीते हैं, आप अनजाने में एक समय यात्रा करते हैं। वो अणु जो अभी आपके गले से नीचे उतरा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वो किसी नल में नहीं बना, वो किसी नदी में नहीं जन्मा। उसकी असली जन्मभूमि आपके पैरों तले की धरती भी नहीं है। बहुत मुमकिन है कि वो अणु किसी ठंडे अंधेरे तारों के बीच के बादल में गढ़ा गया, तब जब हमारा सूरज अभी जला ही नहीं था, जब यहां न पृथ्वी थी न सौरमंडल, सिर्फ धूल और गैस का एक विशाल जमा हुआ कोहरा। तो सवाल जो आज हमें नहीं छोड़ेगा वो ये है, ये पानी कितना पुराना है? और अगर ये सूरज से भी पहले का है तो ये यहाँ इस गिलास में, इस ग्रह पर आया कैसे? मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। पानी तो पानी है, बारिश गिरती है, नदियां बहती हैं, समुद्र भरते हैं, फिर भाप बनकर ऊपर उठता है और चक्र दोहराता है। ये तो पृथ्वी की अपनी चीज है। सदियों से हम यही मानते आए, पर पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान ने इस भरोसे को चुपचाप हिला दिया है। और उसने ऐसा किसी दर्शन से नहीं, बल्कि एक बेहद सूक्ष्म, बेहद ठंडी घड़ी से किया। एक ऐसी घड़ी जो हर पानी के अणु के भीतर टिक टिक करती है। इस घड़ी का नाम है ड्यूटेरियम, यानी भारी हाइड्रोजन। चलिए एक कदम पीछे चलते हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे हल्का, सबसे सरल परमाणु है। उसके केंद्र में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, पर हाइड्रोजन का एक भारी भाई भी है, जिसके केंद्र में एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी बैठा होता है। यही भारी भाई है ड्यूटेरियम। देखने में पानी वैसा ही रहता है, स्वाद वैसा ही रहता है, पर उसका वजन जरा सा बदल जाता है। और यही जरा सा फर्क पूरी कहानी की चाबी बन जाता है। यहाँ एक नाम याद रखिए, हैरल्ड यूरी। 1931 में इसी वैज्ञानिक ने इस भारी हाइड्रोजन को पहली बार पकड़ा। सिर्फ 3 साल बाद 1934 में इसी खोज के लिए उन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही भारी हाइड्रोजन एक दिन पानी की जन्म कुंडली बन जाएगा। एक ऐसा फिंगरप्रिंट जिससे हम बता सकेंगे कि कोई पानी की बूंद कहाँ और कब पैदा हुई। यूरी की खोज खुद एक रोमांचक कहानी है। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में तरल हाइड्रोजन को बहुत सावधानी से आसूत किया, बूंद बूंद वाष्पित किया, ताकि जो सबसे भारी अंश बचे उसे पकड़ा जा सके। फिर उन्होंने उस बचे हुए नमूने से गुजरती रोशनी को देखा और वहां रंगों की पट्टी में एक बेहद धुंधली, लगभग अदृश्य रेखा उभरी। वो रेखा ही भारी हाइड्रोजन का हस्ताक्षर थी। सोचिए, एक पूरा नया परमाणु, ब्रह्मांड का एक छिपा हुआ अंश, एक कमजोर सी रोशनी की लकीर में पहली बार सामने आया। अब इस भारी हाइड्रोजन को एक लहजे की तरह समझिए। जैसे किसी इंसान के बोलने के अंदाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ। वैसे ही पानी की हर बूंद अपने भीतर एक लहजा लेकर चलती है। साधारण और भारी हाइड्रोजन का अनुपात ही वो लहजा है। ठंडे बादल में जन्मे पानी का लहजा भारी होता है, गर्म भट्टी में बने पानी का लहजा हल्का होता है, और ये लहजा बदलता नहीं। अरबों साल बाद भी वो अपनी जन्मभूमि की गवाही देता रहता है। इसका मतलब ये है कि आपके गिलास का पानी अपनी जीवनी अपने साथ लिए घूम रहा है। वो चुप है, पर झूठ नहीं बोल सकता। उसका लहजा उसे पकड़वा देता है। और जब वैज्ञानिकों ने ध्यान से सुना, तो जो लहजा उन्हें मिला वो किसी नजदीकी गर्म जगह का नहीं था। वो किसी बहुत दूर, बहुत पुराने, बहुत ठंडे अतीत का लहजा था। पर यह घड़ी काम कैसे करती है? यहीं से बात दिलचस्प होती है। साधारण हाइड्रोजन और भारी हाइड्रोजन का अनुपात, जिसे वैज्ञानिक DH अनुपात कहते हैं, हर पानी में एक सा नहीं होता। और सबसे अहम बात यह है कि भारी हाइड्रोजन पानी के भीतर तभी घुसता है जब चारों तरफ भयानक ठंड हो। इतनी ठंड जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, 0 से लगभग 263 डिग्री नीचे।
ऐसी ठंड सिर्फ एक ही जगह मिलती है, तारों के बीच के अंधेरे खाली से दिखते बादलों में, जहां धूल के कण बर्फ की चादर ओढ़े तैरते हैं। गर्म जगह पर यह नहीं हो सकता। जब पानी गर्म हो, जब वो किसी नए जन्मते तारे की चमकती डिस्क में उबल रहा हो, तो इतना भारी हाइड्रोजन उसमें बंध ही नहीं सकता। इसका मतलब सीधा और चौंकाने वाला है। अगर हमें किसी पानी में बहुत ज्यादा भारी हाइड्रोजन मिलता है, तो वो पानी किसी गर्म भट्टी में नहीं, बल्कि किसी बर्फीले, तारों से पुराने अंधेरे में बना होगा। अब सोचिए, अगर पृथ्वी का पानी सूरज बनने के बाद गर्म डिस्क में ही ताजा ताजा गढ़ा गया होता, तो उसमें भारी हाइड्रोजन कम होना चाहिए था। पर जब वैज्ञानिकों ने मापा, तो उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी हाइड्रोजन मिला। इतना कि उसे समझाने का सिर्फ एक तरीका बचा, यह पानी सूरज के जंग से पहले का है। पर रुकिए, यहां एक और परत है जो और भी गहरी है। पानी सिर्फ पुराना नहीं है, उसके दोनों टुकड़े अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में गढ़े गए। हाइड्रोजन, पानी का हल्का हिस्सा, ब्रह्मांड के जन्म के पहले मिनटों में ही बन गया था, महाविस्फोट की तपती धुंध में। यानी वह लगभग 13 अरब साल पुराना है, ब्रह्मांड जितना बूढ़ा। पर ऑक्सीजन, पानी का दूसरा हिस्सा, महाविस्फोट में नहीं बना, वो किसी तारे के धधकते पेट में गढ़ा गया। ये सोचकर देखिए, किसी तारे ने अपने केंद्र में असहनीय दबाव और गर्मी में हल्के तत्वों को दबाकर ऑक्सीजन बनाया। फिर वो तारा बूढ़ा हुआ, फटा और अपनी बनाई हुई ऑक्सीजन को अंतरिक्ष में बिखेर गया। वही ऑक्सीजन तैरती तैरती किसी ठंडे बादल में पहुंची, वहां महाविस्फोट के पुराने हाइड्रोजन से मिली, और उस कड़ाके की ठंड में दोनों ने हाथ थाम लिया। एक पानी का अणु जन्मा, एक हिस्सा ब्रह्मांड जितना पुराना, दूसरा किसी मरे हुए तारे की राख से बना। तो अगली बार जब आप पानी का घूंट लें, याद रखिए, आप महाविस्फोट की हाइड्रोजन और किसी मरे हुए तारे की ऑक्सीजन को एक साथ निगल रहे हैं, जो किसी सूरज से पुराने अंधेरे में जुड़े थे। ये अणु आप तक पहुंचने से पहले एक लंबी, अकल्पनीय यात्रा कर चुका है। यही वो मोड़ है जहां एक अध्ययन ने पूरी बहस पलट दी। सितंबर 2014 में प्रतिष्ठित पत्रिका साइंस में एक शोध छपा। उसका नेतृत्व किया एल इल्सेडोर क्लीव्स ने, जो उस समय मिशिगन विश्वविद्यालय में थीं। उनकी टीम ने कंप्यूटर पर पूरे नए नए सौरमंडल को दोबारा जन्म दिया। गणित के मॉडल में उन्होंने पूछा एक बहुत ही तीखा सवाल, अगर हम मान लें कि सूरज बनने की उथल पुथल में सारा पुराना पानी टूट गया और सब कुछ नए सिरे से बना, तो क्या इतना भारी हाइड्रोजन दोबारा जमा हो सकता था? जवाब था नहीं, किसी भी हाल में नहीं। क्लीव्स की टीम ने सबसे उदार शर्तें मान ली। उन्होंने कल्पना की कि जवान सूरज खूब विकिरण फेंक रहा है, कि आसपास की गैस में खूब हलचल है, कि भारी हाइड्रोजन बनाने की हर संभव प्रक्रिया पूरे जोर पर चल रही है। उन्होंने घड़ी को मानो सबसे तेज रफ्तार पर चला दिया। फिर भी कुछ ही करोड़ साल में जितना वक्त ग्रहों को बनने में लगा, इतना भारी पानी दोबारा गढ़ना असंभव निकला। गणित हर बार वहीं आकर अटक जाता। बचा हुआ भारी हाइड्रोजन समझाया ही नहीं जा सकता था, जब तक कि आप ये न मान लें कि वो पहले से मौजूद था। ये एक बहुत ही ताकतवर तर्क है। ये किसी आस्था पर नहीं, बल्कि उल्टी गिनती पर टिका है। अगर पुराना पानी विरासत में ना मिला होता, तो आज हमें इतना भारी हाइड्रोजन दिखना ही नहीं चाहिए था। पर वो दिखता है, धूमकेतुओं में, उल्कापिंडों में और खुद हमारे महासागरों में। हर जगह वही पुरानी छाप। ये छाप एक ही सच की ओर इशारा करती है, पानी हमसे, सूरज से, इस ग्रह से पहले का है। नए गर्म सौरमंडल में इतनी भारी हाइड्रोजन वाली बर्फ बनाना नामुमकिन था। उसे बनाने के लिए जो कड़ाके की ठंड और जो लंबा वक्त चाहिए था, वो जवान सूरज की डिस्क में था ही नहीं। तो फिर ये भारी पानी आया कहां से? सिर्फ एक ही जगह से, पुरानी विरासत से, उस मूल बादल से जिससे सूरज खुद बना। पानी पहले से ही वहां जमा था, बर्फ की शक्ल में, और वो बर्फ सीधे इस नए संसार में चली आई, बिना पूरी तरह पिघले, बिना अपनी पुरानी पहचान खोए। क्लीव्स की टीम ने एक और चौंकाने वाला आंकड़ा दिया। उनके अनुसार आज सौरमंडल में मौजूद पानी का लगभग 30 से 50% हिस्सा सूरज से भी पुराना है, आधा। सोचिए, हर दूसरा घूंट जो आप पीते हैं संभवतः उस दौर का बचा हुआ है
जब हमारा तारा अभी टिमटिमाया भी नहीं था। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जहां यह सब शुरू हुआ। सूरज से भी पहले इस जगह पर एक विशाल आणविक बादल तैरता था। गैस और धूल का ठंडा अंधेरा सागर कई प्रकाश वर्ष चौड़ा। इस बादल में तापमान इतना कम था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु धूल के महीन कणों की सतह पर आकर चिपक जाते और वहीं धीरे धीरे अणु दर अणु बर्फ की परत बनने लगती। कोई हलचल नहीं, कोई गर्मी नहीं, बस लाखों करोड़ों साल का धैर्य, और उस धैर्य में जन्मता पानी। इस बादल की विशालता को महसूस करना मुश्किल है। वो इतना बड़ा था कि रोशनी को उसे पार करने में कई साल लग जाते। उसके भीतर इतना अंधेरा था कि अगर आप वहां खड़े होते तो अपना हाथ भी न देख पाते। और इतनी ठंड, इतना सन्नाटा कि समय मानो रुक सा गया हो। इसी सन्नाटे में धूल के एक एक कण पर एक एक अणु जुड़कर बर्फ की झीनी परत बुनता रहा। कोई जल्दी नहीं थी। ब्रह्मांड के पास वक्त ही वक्त था। ये धूल भी मामूली नहीं थी। हर कण किसी पुराने तारे की राख से बना था, कार्बन और सिलिकॉन का महीन चूरा जो अंतरिक्ष में तैरता फिरता था। इसी राख की सतह ने रसोई की तरह काम किया, जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भटकते परमाणु आकर मिले, चिपके और पानी बन गए। सोचिए, एक मरे हुए तारे की धूल एक जीवन देने वाले अणु की जन्मभूमि बन गई। ये पानी सूरज का इंतजार कर रहा था, पर सूरज अभी था ही नहीं। फिर कहीं कोई धक्का लगा, शायद पास किसी मरते तारे का विस्फोट, कोई सुपरनोवा, जिसकी लहर ने इस शांत बादल को झकझोर दिया। बादल का एक हिस्सा अपने ही गुरुत्व से सिमटने लगा। जैसे जैसे वो सिमटा, बीच का हिस्सा गर्म होता गया, दबता गया, और एक दिन वहां आग जल उठी। हमारा सूरज पैदा हुआ। बाकी बचा हुआ बादल उसके चारों ओर एक घूमती चक्की सी डिस्क में फैल गया, और उसी डिस्क की धूल और बर्फ से ग्रह बनने लगे। पर ध्यान दीजिए, वो बर्फ, वो पुराना पानी पहले से मौजूद था। सूरज उसके बीच जला, उसके भीतर से। पानी सूरज की संतान नहीं था। कई मायनों में पानी सूरज का बड़ा भाई था। यही एक गहरा सवाल आपके मन में उठना चाहिए। अगर पानी इतना पुराना है, अगर वो तारों के बीच की बर्फ से आया, तो वो इस पृथ्वी की सतह पर इस नीले महासागर के रूप में कैसे टिका? क्योंकि यहां एक बहुत बड़ी अड़चन है, एक ऐसा विरोधाभास जो 100 साल से वैज्ञानिकों को परेशान करता आया है। जवान पृथ्वी को पानी टिकाना ही नहीं चाहिए था। वो इतनी गर्म थी, इतनी उबलती हुई थी कि कोई भी बर्फ, कोई भी बूंद वहां पहुंचते ही भाप बनकर उड़ जानी चाहिए थी। और फिर भी आज इस ग्रह की सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका है। ये पानी जिसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी यहाँ है। ये आया कैसे? किसने इसे यहाँ लाया और किसने इसे यहाँ रोका? इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमें अगले हिस्से में एक ऐसी दुनिया में उतरना होगा जो पिघली हुई चट्टान का नरक थी, नन्ही धधकती पृथ्वी, जहाँ से हमारे महासागरों की असली चौंकाने वाली कहानी शुरू होती है। तो चलिए उस नरक में उतरते हैं जो कभी हमारी पृथ्वी थी। 4 अरब साल से भी पहले ये ग्रह एक नीली शांत दुनिया नहीं था, वो पिघली हुई चट्टान का एक धधकता गोला था। इस युग को वैज्ञानिक हेडियन कहते हैं। ये नाम यूनानी नरक के देवता से आया है, और ये नाम सही है। सतह का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता, इतना कि पत्थर तरल होकर लावे के महासागर की तरह बहते। आसमान से लगातार क्षुद्र ग्रह और चट्टानें बरसती, हर टक्कर एक और विस्फोट, एक और आग। और एक बार माना जाता है मंगल के आकार का एक पूरा ग्रह जवान पृथ्वी से टकराया। इतनी भयंकर टक्कर कि उसके मलबे से हमारा चंद्रमा बना। सोचिए उस पल की गर्मी। अगर जरा सा भी पानी बचा भी होता तो ऐसी टक्कर उसे भाप बनाकर अंतरिक्ष में उड़ा देती। ये ग्रह बार बार पिघलाया गया, बार बार सुखाया गया। अब इस दृश्य में एक बर्फ का टुकड़ा रखिए, क्या होगा? वो एक पल में भाप बनकर हो जाएगा। पानी 100 डिग्री पर उबलता है, और यहां तापमान उसका 12 गुना था। कोई भी महासागर, कोई भी झील, कोई भी बूंद इस उबलती दुनिया में टिक ही नहीं सकती थी। पानी को यहां से भाग जाना चाहिए था, हमेशा के लिए अंतरिक्ष के खालीपन में खो जाना चाहिए था। और फिर भी आज आप खिड़की से बाहर देखिए, बारिश गिरती है, नदियां बहती हैं,
महासागर इस ग्रह की सतह का 70% ढके हुए हैं। ये पानी जिसे यहां होना ही नहीं चाहिए था, यहां है। ये सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। एक ऐसी दुनिया जो पानी को टिका ही नहीं सकती थी, आज पानी की दुनिया कहलाती है। ये कैसे हुआ? वैज्ञानिकों के पास इस पहेली के 3 बड़े जवाब हैं। 3 कहानियां जो शायद एक दूसरे को काटती नहीं बल्कि जोड़ती हैं। आइए एक एक करके उनमें उतरते हैं। पहली कहानी सबसे सीधी लगती है। अगर पानी यहां टिक नहीं सकता था तो शायद वो बाद में आया, जब पृथ्वी थोड़ी ठंडी हो गई। बाहर से लाया गया, आसमान से गिराया गया बर्फ के गोलों के रूप में। और आसमान में बर्फ के सबसे बड़े गोले कौन हैं? धूमकेतु। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, ये तो एकदम साफ है। धूमकेतु तो बर्फ के पहाड़ ही होते हैं, गंदी बर्फ की विशाल गेंदें जो सूरज के पास आते ही पिघलकर लंबी पूंछ छोड़ती हैं। अगर ऐसे लाखों बर्फीले गोले जवान पृथ्वी से टकराए होते तो बस महासागर भर गए, कहानी खत्म। सदियों तक वैज्ञानिक भी यही सोचते रहे। ये सबसे सहज, सबसे सुंदर जवाब लगता था। पर यही विज्ञान की खूबसूरती है, वो सुंदर कहानी को भी परखता है। और जब उसने परखा तो चीजें उलझ गईं। याद है वो घड़ी, वो लहजा, वो भारी हाइड्रोजन जिसकी बात हमने की थी? यही वो असली इम्तिहान बन गया। अगर धूमकेतु पृथ्वी के महासागरों के पिता हैं तो उनके पानी का लहजा, उनका DH अनुपात हमारे महासागरों से मेल खाना चाहिए। अगर बच्चे का चेहरा पिता से मिलता है तभी रिश्ता साबित होता है। तो वैज्ञानिकों ने ठान ली, वे किसी धूमकेतु के पास जाकर वहीं उसका पानी सूंघ कर देखेंगे। यहाँ आती है मानव इतिहास की एक अविश्वसनीय यात्रा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक यान भेजा जिसका नाम था रोजेटा। 10 साल तक ये यान अंतरिक्ष में सफर करता रहा, सूरज के चक्कर लगाता, गति पकड़ता, एक छोटे से धूमकेतु का पीछा करता और आखिरकार 2014 में वो अपने निशाने पर पहुंचा। धूमकेतु चुर्यूमोव गेरासिमेंको, जिसे छोटे नाम सरसर पी से जाना जाता है। 2014 से 2016 तक रोजेटा इस बर्फीले पहाड़ के साथ साथ उड़ता रहा, उसे सूंघता रहा, उसका पानी नापता रहा। एक पल के लिए इस उपलब्धि के पागलपन को महसूस कीजिए। एक छोटा सा धूमकेतु कुछ ही किलोमीटर चौड़ा, अंतरिक्ष के अंधेरे में करोड़ों किलोमीटर दूर आंधी की रफ्तार से उड़ रहा है। और इंसान ने एक यान बनाया, उसे 10 साल तक ग्रहों के पास से घुमाकर, गुलेल की तरह गति दिलाकर ठीक उसी उड़ते पहाड़ के पास ला खड़ा किया। ये ऐसा है जैसे किसी ने एक शहर से दूसरे शहर तक उड़ती मक्खी पर दूर से एक सुई फेंक कर निशाना लगा दिया हो और फिर वहीं उस दूर की बर्फ को सूंघकर उसका लहजा पढ़ लिया। ये मानव जिज्ञासा की सबसे साहसी उड़ानों में से एक थी। यान पर एक उपकरण था जिसका नाम रोजीना था। इसी उपकरण से बर्न विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक कैथरीन आल्टवेग ने धूमकेतु के पानी का लहजा पढ़ा। जनवरी 2015 में उनका नतीजा आया और उसने सबको चौंका दिया। यहाँ वो 2 आंकड़े हैं जो पूरी पहेली को पलट देते हैं, तो ध्यान से सुनिए। पृथ्वी के महासागर के पानी में भारी हाइड्रोजन का अनुपात लगभग 156 भाग प्रति 10 लाख है। ये हमारे पानी का पक्का लहजा है। पर धूमकेतु 67 पी के पानी में यह अनुपात निकला लगभग 530 भाग प्रति 10 लाख, यानी पृथ्वी के पानी से लगभग 3 गुना ज्यादा। 3 गुना, ये छोटा अंतर नहीं है। ये ऐसा है जैसे किसी ने कहा कि यह बच्चा इस पिता का है, पर उनके चेहरे बिल्कुल नहीं मिलते। इस धूमकेतु का पानी हमारे महासागरों से बहुत ज्यादा भारी था। अगर ऐसे धूमकेतुओं ने महासागर भरे होते तो हमारा पानी कहीं ज्यादा भारी होना चाहिए था, पर वो नहीं है। तो नतीजा सीधा और असहज था। कम से कम इस तरह के धूमकेतु हमारे महासागरों के मुख्य स्रोत नहीं हो सकते। सुंदर कहानी टूट गई, पानी बाहर से आया, ये शायद सच है, पर धूमकेतुओं वाली सरल तस्वीर गलत निकली। तो फिर अगर धूमकेतु नहीं तो कौन? यही दूसरी कहानी में एक मोड़ आता है। आसमान में सिर्फ धूमकेतु ही बर्फ नहीं ढोते, एक और तरह के पत्थर हैं, कुछ खास किस्म के क्षुद्र ग्रह जिन्हें कार्बन युक्त कॉन्ड्राइट कहते हैं। ये सूखे पत्थर लगते हैं, पर इनके भीतर खनिजों में बंधा हुआ पानी छिपा होता है। और जब वैज्ञानिकों ने इन उल्कापिंडों का लहजा पढ़ा तो चौंकाने वाली बात सामने आई।
इनका पानी हमारे महासागरों से कहीं बेहतर मेल खाता है। कार्नेगी संस्थान के वैज्ञानिक कोनेल अलेक्जेंडर ने ऐसे कई उल्कापिंडों का गहरा अध्ययन किया। उनके काम ने यह इशारा दिया कि पृथ्वी का पानी शायद बर्फीले धूमकेतुओं से नहीं, बल्कि इन पथरीले पानी भरे क्षुद्र ग्रहों से आया। ये क्षुद्र ग्रह सूरज से उतने दूर नहीं बने जितने धूमकेतु, और इनका लहजा हमारे ज्यादा करीब है। जवान पृथ्वी पर जब ये लाखों की तादाद में गिरे तो अपने साथ छिपा हुआ पानी लाए, धीरे धीरे, बूंद बूंद, और महासागरों की नींव रखती। पर ये पानी भरे पत्थर आए कहां से? इनका घर था मंगल और बृहस्पति के बीच का क्षुद्र ग्रह पट्टा, और उससे भी बाहर के ठंडे इलाके, जहां सूरज की गर्मी कमजोर पड़ जाती है और बर्फ टिक सकती है। वहां बने ये पिंड अपने भीतर पुरानी बर्फ को खनिजों में बांधे हुए थे। फिर विशाल बृहस्पति के गुरुत्व ने किसी गुलेल की तरह इनमें से बहुतों को भीतर की ओर जवान पृथ्वी की तरफ फेंक दिया। इस तरह बाहर का पानी अंदर की गर्म दुनिया तक पहुंचा। देर से, पर पहुंचा जरूर। यानी दूसरी कहानी सिर्फ धूमकेतु को क्षुद्र ग्रह से बदलने की बात नहीं है, ये पूरी तस्वीर को बदल देती है। पानी नाटकीय पूंछ वाले चमकते धूमकेतुओं में नहीं, बल्कि साधारण सूखे से दिखते पत्थरों में चुपचाप यहां लाया गया। सबसे बड़ी चीजें अक्सर सबसे कम दिखावे के साथ आती हैं। पर यहां ठहरिए और एक सवाल खुद से पूछिए, क्या पानी को हमेशा बाहर से ही आना जरूरी था? क्या यह मुमकिन नहीं कि कुछ पानी शुरू से ही यहां था, इसी ग्रह की मिट्टी में, इसी पत्थर के भीतर गहरे दबा हुआ? यही तीसरी कहानी है, और ये शायद सबसे हैरान करने वाली है, क्योंकि ये कहानी आसमान में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे पृथ्वी की गहराई में छिपी है। मार्च 2014 में पत्रिका नेचर में एक अजीब सी खोज छपी। अल्बर्टा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ग्राम पियर्सन को ब्राजील के जुइना इलाके से एक छोटा मैला सा हीरा मिला था। यह हीरा गहनों के लायक नहीं था, कोई उसे अंगूठी में नहीं जड़ता, पर उसके भीतर एक बहुत छोटा सा दाना बल्ल था, एक खनिज जिसका नाम रिंगवुडाइट है। यह रिंगवुडाइट बहुत खास है। यह केवल पृथ्वी की बहुत गहराई में मेंटल की उस संक्रमण परत में बनता है जो सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे है, इतनी गहराई जहां हम कभी पहुंच नहीं सकते। और जब पियर्सन की टीम ने इस नन्हे दाने की जांच की तो उन्हें दंग रह जाना पड़ा। उस रिंगवुडाइट में लगभग 1.5% पानी बंद था, खनिज की संरचना के भीतर कैद। अब इस 1.5% को हल्के में मत लीजिए। ये एक छोटा सा टुकड़ा था, पर वो पूरी गहरी परत का प्रतिनिधि था। अगर सैकड़ों किलोमीटर मोटी वो पूरी परत ऐसे ही पानी से भरी है, तो पृथ्वी की गहराई में इतना पानी छिपा हो सकता है जितना हमारे सारे सतही महासागरों में है, शायद उससे भी ज्यादा। सोचिए, हमारे पैरों के नीचे अनदेखा, अनछुआ एक और महासागर हो सकता है जो पत्थर में घुला हुआ है। यहां एक बात साफ कर लें ताकि गलतफहमी ना हो। यह भूमिगत महासागर कोई गुफा में लहराता पानी नहीं है जिसमें आप नाव चला सकें। यह पानी पत्थर के भीतर खनिज की संरचना में अणु अणु बटा हुआ कैद है। पत्थर छूने में सूखा लगेगा, पर रासायनिक रूप से वो पानी से भीगा हुआ है। और वहां नीचे सैकड़ों किलोमीटर की गहराई में दबाव इतना भयानक है और गर्मी इतनी ज्यादा कि पत्थर धीरे धीरे बहता है, और यही बहता पत्थर उस कैद पानी को अपने साथ घुमाता रहता है युगों युगों तक। पियर्सन की कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि यह खोज एक फेंक दिए जाने लायक हीरे से आई। किसी जौहरी ने उसे नकार दिया होता, पर विज्ञान की नजर में वही मैला पत्थर एक खजाना निकला। पृथ्वी की सबसे गहरी परत का इकलौता हाथ में पकड़ा जा सकने वाला नमूना जो अपने भीतर एक छिपे महासागर की गवाही लेकर ऊपर तक पहुंच गया। सोचिए, कितनी बार सबसे बड़े सच सबसे मामूली चीजों में छिपे होते हैं। अगर ये सच है तो शायद पृथ्वी को अपना सारा पानी बाहर से मंगाने की जरूरत ही नहीं थी। शायद पानी का एक बड़ा हिस्सा शुरू से ही यहाँ था, उस मूल धूल में मिला हुआ जिससे पृथ्वी बनी। वही पुरानी तारों से पहले की बर्फ जो ग्रह के जन्म के समय ही भीतर कैद हो गई, गहराई में सुरक्षित उबलती सतह की आग से बची हुई, और फिर अरबों साल में ज्वालामुखियों के जरिए वो धीरे धीरे ऊपर रिसती रही, सतह को भरती रही। तो अब हमारे सामने 3 कहानियां हैं, और हर एक के पास सबूत का एक टुकड़ा है। पानी भरे क्षुद्र ग्रह जो बाहर से आए,
पत्थर में कैद पानी जो शुरू से यहाँ था, और वो पुरानी सूरज से पहले की बर्फ जो दोनों में साझा है। सच शायद किसी एक कहानी में नहीं, बल्कि तीनों के मेल में छिपा है। पर एक बात इन तीनों कहानियों में एक जैसी है, और वही सबसे गहरी बात है। चाहे पानी क्षुद्र ग्रह में आया हो, चाहे मेंटल में कैद रहा हो, उसका मूल एक ही है। वो पुराना बादल, वो ठंडा अंधेरा, वो भारी हाइड्रोजन वाला लहजा जो हर जगह एक ही कहानी सुनाता है। पानी का रास्ता अलग रहा होगा, पर उसकी जन्मभूमि एक ही है, और वो सूरज से पुरानी है। यहां पहुंचकर हम विज्ञान के किनारे पर आ खड़े होते हैं, उस जगह जहां पक्के जवाब खत्म होते हैं और ईमानदार सवाल शुरू होते हैं। क्योंकि जितना हमने जाना उससे कहीं ज्यादा अब भी अनजाना है, और अगले हिस्से में हमें उसी अंधेरे में झांकना है। ये पूछना है कि हम आज भी क्या नहीं जानते, और फिर लौटना है आपके हाथ के उसी गिलास तक जिससे ये सारी यात्रा शुरू हुई थी। अब एक कदम पीछे हटिए और पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए, क्योंकि जो हमने अभी तक जाना वो सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, वो हमारी अपनी कहानी है। सोचिए इस एक बात को, पानी अपना रूप बदलता है पर मिटता नहीं। वो भाप बनकर उड़ता है, बादल बनता है, बारिश बनकर गिरता है, नदी में बहता है, किसी जीव के शरीर में जाता है, फिर लौट आता है। ये चक्र अरबों साल से चल रहा है। इसका मतलब है कि जो पानी अभी आपके शरीर में है वो पहले किसी और में रहा होगा, किसी प्राचीन समुद्र में, किसी डायनासोर की सांस में, किसी पहले इंसान के आंसू में, किसी पेड़ की जड़ में। वही अणु बार बार अनगिनत जीवन जीते हुए। एक अकेले अणु की यात्रा की कल्पना कीजिए। वो किसी बादल में जन्मा सूरज से पहले, फिर बर्फ बनकर किसी क्षुद्र ग्रह में सोया करोड़ों साल, फिर जवान पृथ्वी पर गिरा, किसी पहले महासागर का हिस्सा बना, फिर वो किसी सूक्ष्म जीव के भीतर गया, फिर किसी मछली में, फिर बादल बना, हिमखंड बना, नदी बना। शायद वो किसी सम्राट के प्याले में रहा, शायद किसी भूखे बच्चे के आंसू में, और अब इतनी अनगिनत जिंदगियों के बाद वो आपके गिलास में आ बैठा है। एक ही बूंद, और उसकी जीवनी में पूरा इतिहास दफन है। ये चक्र आपके बाद भी नहीं रुकेगा। जो पानी अभी आपके भीतर है वो किसी दिन फिर बादल बनेगा, फिर बारिश बनेगा, और सैकड़ों साल बाद किसी और के गिलास में होगा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। आप इस पानी के मालिक नहीं हैं, आप बस उसके एक छोटे से पड़ाव हैं, एक ठहराव, एक सांस भर का घर। और अब उसमें यह जोड़िए कि उस पानी का एक बड़ा हिस्सा सूरज से भी पुराना है। तो आपके शरीर का लगभग 60% जो पानी है, उसका कुछ हिस्सा उस दौर की गवाही देता है जब ये तारा अभी जला भी नहीं था। आप कोई नए प्राणी नहीं हैं, आप एक पुराने ब्रह्मांड के सबसे पुराने टुकड़ों से बुने हुए हैं। कार्ल सैगन ने एक बार कहा था कि हम तारों की धूल से बने हैं। ये कोई काव्य नहीं, सच्चाई है। हमारे शरीर का लोहा, हमारी हड्डियों का कैल्शियम, हमारे खून का ऑक्सीजन, सब किसी तारे के भीतर गड़ा गया। पर पानी की कहानी इससे भी आगे जाती है। पानी सिर्फ तारों की धूल नहीं है, वो उस धूल से भी पुराना है, उस अंधेरे बादल की संतान है जो हमारे तारे से पहले यहाँ था। हम सिर्फ तारों की धूल नहीं हैं, हम तारे से पुरानी बर्फ भी हैं। इस बात को अपने शरीर में महसूस कीजिए। आपके शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी है। आपका खून, आपके आंसू, आपकी हर कोशिका पानी से भरी। यानी आपके अपने वजन का एक बड़ा हिस्सा वो पदार्थ है जिसकी जड़ें सूरज से पहले तक जाती हैं। आप एक चलती फिरती, सांस लेती हुई प्राचीनता हैं। जब आप शीशे में खुद को देखते हैं तो आप एक ऐसे प्राणी को देख रहे हैं जो कल पैदा हुआ, पर जिसका आधा हिस्सा ब्रह्मांड जितना पुराना है। ये एक अजीब, चक्कर देने वाला एहसास है। हम खुद को नया समझते हैं, कमजोर, क्षणभंगुर, पर हमारे भीतर बहने वाला पानी हमारी सारी सभ्यताओं से, हमारे सारे इतिहास से, हमारे पूरे ग्रह से पुराना है। हम पुराने ब्रह्मांड के बने नए बर्तन हैं। हर सांस, हर घूंट के साथ वो पुरानापन हमारे भीतर आता जाता रहता है, चुपचाप, बिना किसी शोर के। इस विचार को थोड़ा और गहराई से महसूस कीजिए। हर सुबह जब आप एक गिलास पानी पीते हैं, आप अरबों साल पुराना कुछ निगल रहे हैं। वह पानी सूरज के जन्म का साक्षी है,
उसने बादल के ढहने को देखा, ग्रहों के बनने को देखा, पृथ्वी की आग को देखा, पहले महासागर को देखा, पहले जीवन को देखा, और अब वो चुपचाप आपके गिलास में बैठा है, बिना कुछ कहे, अपने भीतर एक पूरा ब्रह्मांडीय इतिहास लिए हुए। एक घूंट और वो इतिहास आपके भीतर आ जाता है। हम अक्सर पुरातनता को दूर की चीज समझते हैं, किसी संग्रहालय में रखा पत्थर, जमीन के नीचे दबी कोई हड्डी, किसी पिरामिड की दीवार। पर पानी हमें एक अलग सच दिखाता है। सबसे पुरानी चीज किसी तिजोरी में बंद नहीं है, वो आपकी रसोई में है, वो आपके नल से बहती है, वो आपके भीतर इसी पल आपकी नसों में दौड़ रही है। हम पुरातनता को छूने के लिए कहीं जाते नहीं, हम उसे रोज पीते हैं बिना जाने। पर यहां हमें ईमानदार होना होगा, क्योंकि सच्चा विज्ञान वही है जो अपनी सीमाएं भी बता दे। और इस कहानी में अब भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि उन तीनों कहानियों में से कौन सी सबसे सही है। पानी भरे क्षुद्र ग्रह, गहराई में तैद बर्फ और बाहर का मलबा। शायद तीनों ने अपना अपना हिस्सा दिया, पर किसका हिस्सा कितना था, ये अब भी बहस का विषय है। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि हमारे महासागरों की हर बूंद किस रास्ते यहां आई। हम ये भी ठीक नहीं जानते कि पानी का कितना हिस्सा असल में सूरज से पुराना है, 30% या 50% या कुछ और। यह एक अनुमान है जो मॉडलों पर टिका है, और मॉडल बदल सकते हैं। हो सकता है आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा और बदल जाए। सच तो यह है कि हमारे पास सबूत के टुकड़े बहुत थोड़े हैं। हम गिनती के कुछ धूमकेतुओं तक ही पहुंच पाए हैं, कुछ ही उल्का पिंडों का लहजा पढ़ पाए हैं। पूरे सौर मंडल के बारे में हम मुट्ठी भर नमूनों से अंदाजा लगा रहे हैं। ये ऐसा है जैसे किसी ने पूरे समुद्र का स्वाद सिर्फ चंद बूंदों से समझने की कोशिश की हो। हमारी तस्वीर सच के करीब हो सकती है, पर वो अभी अधूरी है। हम ये भी पूरी तरह नहीं समझते कि हमारा सूरज कैसे और कहां पैदा हुआ, अकेले या हजारों तारों की भीड़ भरी नर्सरी में। और ये बात मायने रखती है, क्योंकि आसपास के तारे, उनका विकिरण पानी के उस पुराने लहजे को थोड़ा बहुत बदल सकते थे। हर नया सवाल पिछले जवाब को थोड़ा हिला देता है। और वो भूमिगत महासागर, वो पत्थर में कैद पानी, हम वहां कभी गए नहीं। हम कभी सैकड़ों किलोमीटर गहराई तक खोदकर उसे छू नहीं सकते। हमारे पास सिर्फ एक मैला हीरा है, एक नन्हा नमूना जो संयोग से ऊपर आ गया। एक टुकड़े से हम एक पूरी छिपी दुनिया का अंदाजा लगा रहे हैं। शायद वो महासागर उतना बड़ा है जितना हम सोचते हैं, शायद उससे भी बड़ा, शायद छोटा, हम नहीं जानते। और फिर सबसे बड़ा अनजाना सवाल, क्या ये पानी सिर्फ हमारी कहानी है? बिल्कुल नहीं। शनि के चंद्रमा एनसेलाडस की बर्फीली सतह के नीचे एक तरल महासागर छिपा है, जो अपनी दरारों से पानी के फव्वारे अंतरिक्ष में उछालता है। सोचिए, एक छोटा सा जमा हुआ चंद्रमा इतनी दूर, और उसके भीतर से गर्म पानी की धाराएं फूट रही हैं, तारों की ओर छलकती हुई। किसी यान ने उन फव्वारों में से उड़ते हुए गुजरकर उस पानी को चखा तक है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के नीचे भी माना जाता है पृथ्वी से भी ज्यादा पानी हो सकता है, एक जमी हुई परत के नीचे। जरा इस पर रुकिए। सूरज से इतनी दूर, जहां रोशनी कमजोर और ठंड बेरहम है, वहां भी बर्फ के एक खोल के नीचे अंधेरे में एक गर्म तरल महासागर लहरा रहा है। पृथ्वी अकेली जल दुनिया नहीं है। पानी, वह पुराना पानी, इस पूरे सौर मंडल में बिखरा पड़ा है, हर उस जगह जहां हमने ठीक से झांका। तो अगर पानी इतना पुराना है, इतना आम है, इतनी जगह फैला है, तो एक सवाल खुद उठता है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। अगर पानी हर जगह है, तो क्या जीवन भी हर जगह हो सकता है? क्या इसी पुरानी बर्फ ने कहीं और भी किसी को जन्म दिया है, जो अभी इसी पल अपने आसमान को देख रहा है? क्या किसी दूर की दुनिया में भी कोई प्राणी अपने हाथ में पानी का प्याला थामे यही सोच रहा है कि यह कितना पुराना है? हम नहीं जानते, और शायद कभी न जान पाए। हम नहीं जानते, और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। हर जवाब हमें एक नए बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देता है। तो अब इस पूरी लंबी यात्रा के बाद आइए वापस लौटते हैं वहीं जहां से हमने शुरू किया था, आपके अपने हाथ तक, उस गिलास तक। याद है, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, रुकिए, अपने हाथ को देखिए और पूछिए
कि ये पानी कितना पुराना है, तब वो सवाल शायद अजीब लगा होगा। पानी तो पानी है, आपने सोचा होगा, पर अब आप जानते हैं। अब जब आप उस गिलास को देखते हैं तो वो पहले जैसा गिलास नहीं रहा। अब वो एक समय कैप्सूल है, एक छोटा पारदर्शी चुप कैप्सूल, जिसके भीतर 13 अरब साल पुरानी हाइड्रोजन है और किसी मरे हुए तारे की ऑक्सीजन है जो किसी सूरज से पुराने अंधेरे में जुड़ी। उसके भीतर वो बर्फ है जो बादल में बनी, वो पानी है जो क्षुद्र ग्रह लाए, वो बूंद है जो शायद पृथ्वी की गहराई से रीसी। पूरा एक ब्रह्मांडीय इतिहास आपके हाथ में, एक साधारण गिलास में। हमने पूरी यात्रा में पैमाना बदलते देखा। गिलास से शुरू होकर हम तारों के बीच के विशाल बादल तक गए, फिर धधकती पृथ्वी तक, फिर दूर के धूमकेतुओं तक, फिर मेंटल की गहराई तक। और अब धीरे धीरे वो पूरा विशाल ब्रह्मांड सिमटकर वापस आपकी हथेली में आ गया है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा यहां एक ही जगह मिल गए। एक गिलास पानी में पूरी आकाश गंगा का पता है। यही पानी का सबसे गहरा जादू है। वो हमें विनम्र भी करता है और विशाल भी। विनम्र क्योंकि हम इतने पुराने के सामने कितने छोटे हैं, और विशाल क्योंकि वह पुरानापन अब हमारे भीतर बह रहा है, हमारा हिस्सा बन चुका है। सोचिए इस बात के वजन को। आप जो पानी पीते हैं वो इस ग्रह से पुराना है, वो उस तारे से पुराना है जो आपको हर सुबह रोशनी देता है। उसने वो सब देखा जो हम कभी नहीं देख पाएंगे, और फिर भी वो इतना विनम्र है, इतना चुप कि हम उसे रोज पीते हैं और कभी उसकी उम्र के बारे में सोचते तक नहीं। शायद यही सबसे बड़ा सबक है जो पानी हमें देता है। सबसे पुरानी, सबसे गहरी चीजें अक्सर सबसे सामान्य वेश में हमारे सामने होती हैं। हम आकाश में जवाब खोजते हैं, दूर के तारों में रहस्य ढूंढते हैं, और वो रहस्य हर रोज हमारे गिलास में, हमारी हथेली में, हमारे अपने शरीर में बहता रहता है। तो अगली बार जब आप पानी पिएं, एक पल रुकिए, उस ठंडक को महसूस कीजिए, और याद रखिए कि आप सिर्फ प्यास नहीं बुझा रहे, आप ब्रह्मांड के सबसे पुराने अध्यायों में से एक को छू रहे हैं। आप एक ऐसी चीज को अपने भीतर ले रहे हैं जिसने सूरज को जन्मते देखा। हमारे पास इसके सारे जवाब नहीं हैं। हम नहीं जानते कि इस पानी की हर बूंद ने किन किन रास्तों से यह सफर तय किया, या यह आगे किस किस के भीतर बहेगी हमारे बाद हजारों साल तक। पर शायद जवाब उतने जरूरी नहीं है जितना वो चुप, गहरा अचरज जो एक साधारण गिलास पानी हमें दे सकता है। क्योंकि उस गिलास में सिर्फ पानी नहीं है, उसमें समय है, उसमें तारे हैं, उसमें वो सब कुछ है जो हमसे पहले था, और वो सब कुछ जो हमारे बाद रहेगा। और वो अब भी वही है, आपके गिलास में, इंतजार करता हुआ कि कोई रुके और पूछे ये पानी असल में कितना पुराना है।